बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 408 मुलाहिज़ा फरमाएं। खिड़की और शीशे वाली कार्रवाई से फारिग होने के बाद मैं पैसेंजर सीट पर आ बैठा और डॉक्टर मूंग ने जीप को कच्चे में से निकालकर बाकायदा सड़क पर पहुंचा दिया। एक मरतबा फिर हमारा सफ़र खटमंडू से हाईवे वाली बस्ती की जानिब शुरू हो गया। अब हम दोनों पूरी तरह होशो हवास में थे। डॉक्टर ने तशवीश भरे लहजे में कहा, शाका हमारी तरफ से परेशान हो रहा होगा। मैंने उसे 10 बजे तक बस्ती में पहुंचने के बारे में बताया था और इस वक्त रात के 10:30 बज रहे हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक अभी हम खटमंडू और बस्ती के वस्त में मौजूद हैं। बस्ती तक पहुंचते पहुंचते 11 तो बज जाएंगे। मैंने कहा, अगर शाका हमारी वजह से परेशान होगा तो उसे चाहिए फ़ोन करके तुमसे इस ताखीर का सबब मालूम कर ले। क्या उसके पास तुम्हारा मोबाइल नंबर भी है? मैंने उसे अपने तमाम नंबर लिखवा रखे हैं। डॉक्टर ने जवाब दिया, इसका मतलब है शाका बड़े मजे से वहाँ बस्ती में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, अगर उसे तुम्हारी जानिब से कोई परेशानी लाहक होती या फिर वहाँ बस्ती में किसी किस्म की कोई गड़बड़ का इम्कान होता तो अब तक तुमसे टेलीफोनिक राब्ता कर चुका होता। वो गंभीर लहजे में बोला, लाड बुदा खैर करे। फिर एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद इजाफा करते हुए उसने कहा, वैसे इस वक्त तक बस्ती वाली दुकानें बंद हो चुकी होंगी। अगर शाका को टेलीफोन की जरूरत महसूस हुई भी तो भी वो फोन नहीं करेगा। डॉक्टर मूंग, साहिल वाला मामला बहुत ही अहम है। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, तुम्हें चाहिए था कि एक आध मोबाइल शाका को भी दिलवा देते ताकि वक्त बेवक्त वो तुम्हारी रसाई में रहता। वो बोला, मोबाइल फोन वाला आइडिया पहले मेरे जहन में भी आया था, लेकिन फिर मैंने कुछ सोचकर उसे रद्द कर दिया। क्या सोचकर तुमने इस माकूल और मुफीद आइडिया को रद्द कर दिया? मैंने तेज लहजे में पूछा। उसने बताया, शाका इस बस्ती का एक आम और बेजर्र इंसान है, अपने काम से काम रखने वाला। वो मोबाइल जैसी सहूलत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जिससे शाका की ज़ात पर कोई शक की नज़र डाले। मैंने इस सिलसिले में डॉक्टर से बहस करना ज़रूरी ना समझा, हालांकि मुझे उसके ख्यालात से इत्तफाक नहीं था। मेरे हिसाब से शाका के पास मोबाइल फ़ोन बहुत ज़रूरी था। वो उसे छुपा कर रखता और बवक्ते ज़रूरत उसका इस्तेमाल करता। ख्वाह मुख्वाह मोबाइल फ़ोन की नुमाइश कोई तुक नहीं बनती थी। जब तक दूसरों की नज़र उस मोबाइल पर ना जाती कोई उसे शक की निगाह से नहीं देख सकता था। डॉक्टर ने एकमनुमा आईने में झांकते हुए कहा, लगता है उन लोगों को कहीं पहुंचने की बहुत जल्दी है। वो बहुत गैर मोहतात अंदाज में ड्राइविंग कर रहे हैं। गाड़ी की हेडलाइट्स की हरकत से अंदाजा होता है वो जैसे उछलते कूदते आगे बढ़ रहे हैं। उनकी रफ्तार खासी खतरनाक है। डॉक्टर मूंग उस गाड़ी का जिक्र कर रहा था जिसकी हेडलाइट्स मैंने दूर नशेब में चमकती हुई देखी थी। मैंने सरसरी अंदाज में कहा, जल्दी तो हमें भी है डॉक्टर, हम अपने प्रोग्राम से 1 घंटा लेट हो चुके हैं, लेकिन मैं तुम्हें रफ ड्राइविंग का मशवरा नहीं दूंगा। हम तारीख रात में इस वक्त खतरनाक पहाड़ी रास्ते पर सफर कर रहे हैं। जल्दी में होने वाली कोई भी गलती हमें मंजिल की बजाय कहीं और भी पहुंचा सकती है। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? अच्छी तरह समझ रहा हूँ, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। तुम फिक्र ना करो, मैं बहुत एहतियात से और देखभाल कर जीप को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैंने अकमी नशिश का मंदिर दिखाने वाले आईने में लीजान का जायजा लिया। वो हनूज गफलत की नींद के मजे लूट रही थी। मैं उसकी तरफ से खासा फिक्रमंद था। मुझे फिक्रमंद होना भी चाहिए था। मैंने शून से उसकी हिफाजत का वादा कर रखा था। पहाड़ी रास्ते के सबब पहुंचने वाले झटकों और हिचकोलों ने अकबी निशिस पर लियान की पोजीशन बदल दी थी। यह भी मुमकिन था खिड़की के रास्ते अंदर पहुंचने वाली ठंडक ने उसे करवट बदलने पर मजबूर कर दिया हो। अकमनुमा आईने में उसका चेहरा मुझे साफ दिखाई दे रहा था। वो गहरी नींद में थी। वो बेखबर थी कि उसके साथ क्या हो चुका है। वैसे जीप रोकने के बाद मैंने और डॉक्टर मूंग ने बड़ी तवज्जो से उसे चेक किया था। उसके वाइटल तसल्ली बख्श थे, बस वो गफलत की नींद में थी। उसकी जिंदगी को कोई खतरा लाहक नहीं था। लियान की मासूम सूरत को देखते हुए मुझे याद आया, हमने उसके चेहरे की पफिंग और हेयर स्टाइल की तब्दीली का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन रत्ना पार्क वाले बंगले में वो खूनरेज वाकयात इतनी तेजी से रुनमा हुए कि हमें खुद पर तवज्जो देने की भी मोहलत ना मिली। तो लियान के मेकअप के बारे में कब सोचते? इन हालात में पहली फुर्सत में मैं इस बंगले को खैरबाद कहना चाहता था और ये जरूरी काम हमने पहले किया। लियान के चेहरे की पफिंग और हेयर स्टाइल के बारे में बस्ती में पहुंचने के बाद भी सोचा जा सकता था। हम जो बैग अपने साथ लेकर आए थे उसमें मेकअप के हवाले से मुकम्मल रेंज मौजूद थी। वहीदान, ये लोग तो सर पर चढ़े आ रहे हैं। डॉक्टर की आवाज ने मुझे चौंका दिया। मैंने भी थोड़ा सा झुककर रकबी मंदिर दिखाने वाले आईने में झांका तो तशवीश में मुब्तला हो गया। हमारे पीछे आने वाली गाड़ी वाकई बड़े खतरनाक अंदाज में आगे बढ़ रही थी। उसकी रफ्तार और रास्ते की सूरत को देखते हुए कहा जा सकता था उस गाड़ी में मौजूद अफराद को अपनी जिंदगी से जरा भी प्यार नहीं है। मैंने हालात की नज़ाकत के पेश नज़र डॉक्टर को मशवरा दिया, डॉक्टर मूंग, जीप को एक तरफ हटाकर उस गाड़ी को ओवरटेक का मौका दो, वरना मुझे तो यूं लग रहा है ये लोग हमें ढूंढते हुए आगे बढ़ जाएंगे। इधर मेरी बात खत्म हुई, उधर उस गाड़ी ने ओवरटेक के लिए हारन बजाना शुरू कर दिया। यूं महसूस होता था उन्होंने हमारी गुफ्तगू सुन ली हो। अगरचे माहौल में खरसू तारीकी रची बसी थी, ताम हेडलाइट्स की रोशनी ने हमें बता दिया कि वो कोई हैवी गाड़ी थी। मेरा अंदाजा स्टेशन वैगन का था।
इससे पहले कि डॉक्टर उस गाड़ी को आगे बढ़ने का मौका फराहम करता, तारीख यकबस्ता फदा फायरिंग की आवाज से गूंज उठी। हम दोनों ने तशवीश भरी नजरों से बेसाख्ता एक दूसरे को देखा। उसके साथ ही डॉक्टर ने जीप की स्पीड में इजाफा कर दिया। मैंने कहा, क्या कर रहे हो डॉक्टर? क्या कर रहा हूँ? उसकी चिल्लाई हुई आवाज उभरी। मैंने चीख से मुशाबा आवाज में कहा, यह बहुत खतरनाक है। तारीकी और रास्ता इस बात की इजाजत नहीं देते। हम कोई बहुत बड़ा नुकसान उठा लेंगे। हमारे पास इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं है। वो जीप की रफ्तार को बतदरीज बढ़ाते हुए बोला। मैंने वैसे ज़दा नजर से अकब में देखा, हमारे पीछे आने वाली गाड़ी ने हारन बजाना बंद कर दिया था। ताम उसकी रफ्तार में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई थी, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। दोनों गाड़ियां आगे पीछे बड़े लर्ज़ाखेज़ अंदाज में तारीक सड़क पर दौड़ने लगी। मैंने वाज़ेह तौर पर देख लिया वो एक स्टेशन वैगन थी। अब इस बात में किसी शक्को शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं रही थी कि वो लोग हमारा ताकुब करते हुए वहां पहुंचे थे, और थोड़ी देर पहले चलने वाली गोली ने यह साबित कर दिया कि वो हमारे दुश्मन थे। वो फायर हमारी जीप पर किया गया था। हमारी खुशकिस्मती कि जीप इस गोली से महफूज रही। डॉक्टर ने ड्राइविंग पर कंट्रोल बरकरार रखते हुए अपने एक पाँव को किक के से अंदाज में जीप के डैशबोर्ड के नीचे वाक़े खला में चलाया। खटक की आवाज पैदा हुई। ये वही खला था जहां मैंने पाँव रखे हुए थे। डॉक्टर ने सरसराती आवाज में कहा, मैंने खुफिया खाना खोल दिया है। वहां 2 ऑटोमेटिक राइफलें रखी हुई हैं, वो निकालो। इन लोगों को ताकुब से रोकना होगा। मैंने पलक झपकने में थोड़ा झुककर दोनों मजकूरा राइफलें उस खुफिया खाने से बरामद कर ली। वो पूरी तरह लोडेड थी। एक गन को मैंने डॉक्टर की सीट के साथ खड़ा कर दिया, दूसरी को अपने हाथों में संभाल लिया। वो दोनों 7mm गनें थी। फायर के बाद मुताकिब गाड़ी की तरफ से मजीद कोई गोली ना चली। उन्होंने हारन की जरूरत भी महसूस ना की, अलबत्ता उन्होंने हमें रोकने और दहशत ज़दा करने के लिए एक दूसरा रास्ता अपनाया। मैं जैसे ही गन थाम कर सीधा हुआ, हमारी जीप को एक खौफनाक धक्का लगा। ताकुब में आने वाली स्टेशन वैगन ने हमारी जीप को एक हंगामा खेज पहुंचा दिया। इस टक्कर के नतीजे में जीप के अंदर से एक नुस्वानी मदम चीख उभरी। मैंने बेसाख्ता पलटकर जीप की अकबी नशिस्त को देखा। लियान मुझे वहां दिखाई नहीं दी। जीप की पुश पर लगने वाले खतरनाक धक्के ने लियान को सीट छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, और यकीनी बात थी वो इस वक्त दोनों सीटों के दरमियान वाक़ई खला में फुट बैट पर पड़ी होगी। मैंने अपनी सीट से उठकर लियान को देखना चाहा तो डॉक्टर मूंग ने ठोस लहजे में कहा, वो जहाँ पड़ी है पड़ी रहने दो। उसके लिए सबसे ज्यादा महफूज जगह वही है। तुम ताकुब में आने वालों की राह खोटी करने की कोशिश करो। बात खत्म करते ही डॉक्टर मूंग ने जीप की अंदरूनी लाइट को ऑफ कर दिया। जीप का अंदरूनी माहौल अंधेरे में डूब गया। अब बाहर और आसपास से जीप के अंदर झांका नहीं जा सकता था। मैंने एक तरफ के महाज को पूरी ज़हनी बेदारी के साथ संभाल लिया। मैंने पैसेंजर सीट वाली खिड़की का शीशा गिराया और अपने बालाई निस दड़ को ठंडी ठार फजा के सुपुर्द कर दिया। जिस्म के उसी हिस्से में मेरे दोनों हाथ भी पैबूस थे और उन हाथों में खतरनाक 7mm दबी हुई थी। मैंने जीप से बाहर निकले हुए अपने जिस्म को एक खास जाविये से मोड़ा और 7mm से स्टेशन वैगन की हेडलाइट्स को निशाना बनाने की कोशिश की। मेरी जगह कोई और होता तो मुमकिन है वो गाड़ी के पहियों पर फायरिंग करता, मगर मैंने खास वजह से हेडलाइट्स को चुना था। मेरे सामने इस वक्त मुताकब स्टेशन वैगन के जिस्म के 3 हिस्से खुले हुए थे, पाँव, पेट और आंखें। मैं अपनी जीप में रहते हुए बासानी स्टेशन वैगन के टायरों, विंड स्क्रीन और हेडलाइट्स को निशाना बना सकता था। मैंने उस बदबख्त को मजरू या माजूर करने की बजाय अंधा करने का फैसला किया। अगली लम्हे 7mm गर्ज उठी, उसके साथ स्टेशन वैगन की लाइट्स चिकना चूर हो गई। मैंने निशाना बांधकर जो ब्रेस्ट मारा था उसने मुताकब गाड़ी को दोनों आंखों से अंधा कर दिया। अब वो स्टेशन वैगन तारीक रात में हमारी जीप को देखने के काबिल नहीं रही थी। मैं वापस पैसेंजर सीट पर बैठा और डॉक्टर मूंग से कहा, जीप की रफ्तार बढ़ा दो। वक्त की बात होती है। थोड़ी देर पहले मैं तेज रफ्तारी के हक में नहीं था और अब खुद ही डॉक्टर को स्पीड बढ़ाने का मशवरा दे रहा था। ये सब नजरिया जरूरत का खेल है। डॉक्टर फ्लाइंग फाइट का माहिर जरूर था, लेकिन वो जीप को उड़ाकर नहीं ले जा सकता था। उसे जीप को इसी सड़क पर दौड़ाना था। स्टीयरिंग पर काबू रखते हुए उसने जीप की रफ्तार में खातिर ख्वाह इजाफा कर दिया और ठहरी हुई आवाज में बोला, मैं तो उन्हें पीछे छोड़ने की कोशिश कर ही रहा हूँ, तुम भी उन्हें रोकने की चाराजोई करो। मैंने अगली लम्हे अपने जिस्म के निस बालाई हिस्से को जीप की खिड़की से बाहर पहुंचा दिया। गन बदसूर मेरे हाथ में थी। स्टेशन वैगन के ताकुब से मुकम्मल निजात के लिए उसके पाँव को घायल करना भी जरूरी हो गया था। यह भी नजरिया जरूरत का एक रुख था। मैंने जैसी 7mm को सीधा करके ट्रैगर दबाना चाहा, हमारी जीप को एक शदीद झटका लगा। उसी लम्हे स्टेशन वैगन ने अकब से जीप को टक्कर मारी। वो स्टेशन वैगन कमबख्त हमारी जीप की दुम से गोया बंद ही चली आ रही थी। मैं धक्का खाने के सबब अपने टारगेट पर फायर ना कर सका। दोबारा संभल कर जब मैंने ये कोशिश करना चाहिए तो मैदान जंग के नक्शे में थोड़ी तब्दीली आ चुकी थी। स्टेशन वैगन मेरी फायरिंग रेंज में नहीं रही थी। दूसरी मरतबा वो ड्राइविंग साइड में नमूदार हुई। अब उसका अंदाज ओवरटेक करने वाला था। मैं समझ गया वो लोग हमसे आगे निकलकर हमारी राह में रुकावट बनकर खड़े होने का अज़म रखते हैं।
अगर स्टेशन वैगन हमारी जीप के सामने पहुंचकर ऐसी कोई कोशिश करती तो लामहल्ला हम जीप रोकने पर मजबूर हो जाते। बसूरत दीगर हमें स्टेशन वैगन से टकराना होता। मैंने ये सूरत देखी तो अपनी निशिस्त के ऊपर से होते हुए अकबी निशिस्त पर पहुंच गया। मैंने सरसरी अंदाज में ली जान का जायजा लिया। वो फुटमैट पर बेसुध पड़ी थी। मैं पूरी तवज्जो से महाज पर डट गया। मैंने बड़ी एहतियात से खिड़की का शीशा इतना सा खोल लिया जहां से मैं गन के बैरल को बाहर निकाल सकूं। स्टेशन वैगन अब तकरीबन जीप के मुतवादी चल रही थी। वैगन की खिड़कियों पर पर्दे गिरे हुए थे, इसलिए मैं अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उसके अंदर कितने दुश्मन मौजूद हैं। मैंने जैसे स्टेशन वैगन पर 7mm को इस्तेमाल करना चाहा, वो गोली की रफ्तार से आगे बढ़ गई। मैं बल्कि झपका कर रह गया। मेरी निगाह ने एक नाकाबिले यकीन नजारा देखा था। मैंने सैकड़ों, हजारों और लाखों गाड़ियों को ओवरटेक करते देखा था, मगर ऐसी सूरत कहीं दिखाई नहीं दी थी। मैंने सेकंड के 10वें हिस्से में यह हैरत अंगेज मंजर देखा और अगले ही लम्हे मेरी हैरत की वजाहत होगी। रात की तारीकी और सन्नाटे में टायरों की मखसूस चिड़चिड़ाहट उभरी और मैं अपनी जगह पर तवादन कायम ना रख सका। अगली लम्हे सूरत-ए-हाल मेरी समझ में आ गई। डॉक्टर ने अचानक जीप के ब्रेक लगा दिए थे, जिसके सबब स्टेशन वैगन जीप के पहलू से गोली की तरह आगे निकल गई थी। थोड़े फासले पर आगे जाकर वो वैगन भी रुक गई। इसी दौरान में डॉक्टर मूंग भी ऑटोमेटिक 7mm निकाल चुका था। मैंने अपनी गन पर कंट्रोल हासिल किया और सफाक लहजे में डॉक्टर से कहा, इन खबीसों से यही निमट लिया जाए तो अच्छा है, वरना ये हमारे साथ ही बस्ती तक पहुंचेंगे। मैंने इनसे निमटने के लिए ही जीप रोकी है। डॉक्टर ने छिटानी लहजे में कहा, इन्हें अपने साथ बस्ती तक ले जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने ठहरे हुए अंदाज में पूछा, क्या हम इनकी इस्तकबाल के लिए जीप से बाहर निकल जाएं? डॉक्टर ने अपने सामने सड़क पर खड़ी स्टेशन वैगन को गहरी नजर से देखा और बोला, मेरा ख्याल है हमें इनके बरामद होने का इंतजार करना चाहिए। हमसे मुलाकात की ख्वाहिश वो लोग अपने दिलों में बसा कर यहाँ पहुंचे हैं। ठीक कहते हो। मैंने स्टेशन वैगन और जीप के माबैन फैसले को निगाह में तोलते हुए कहा, वहाँ खड़े खड़े तो वो हमें निशाना नहीं बना सकते, उन्हें वैगन से निकलकर हमारी तरफ आना होगा। हम जीप के अंदर रहते हुए उन्हें आसानी से शिकार कर सकते हैं। इधर मेरी बात खत्म हुई, उधर वो स्टेशन वैगन दोबारा हरकत में आ गई। यह हरकत उसने रिवर्स गियर में की थी। डॉक्टर ने गन को पैसेंजर सीट पर रखा था और थरथराती आवाज में बोला, मैं एक चाल चल रहा हूँ, तुम पूरी तरह होशियार रहना। जैसे स्टेशन वैगन फायरिंग रेंज में आए तुम 7mm का दहाना खोल देना। ओके, आई एम रेडी, मैंने मजबूत लहजे में कहा। मैं नहीं जानता था डॉक्टर ने कौन सी चाल चलने का फैसला किया था। बहरहाल मैं अलर्ट होकर आने वाले संगीन लम्हात का इंतजार करने लगा। स्टेशन वैगन बैक गियर में चलते हुए तेजी से पीछे आ रही थी। फिर इससे पहले कि वो फायरिंग रेंज में आती, डॉक्टर ने एक झटके से जीप को आगे बढ़ा दिया। दोनों गाड़ियां तेजी से एक दूसरे के करीब आने लगी। वो बहुत ही नाजुक लम्हात थे, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था और इस होने का नतीजा दोनों पार्टियों के लिए मुख्तलिफ असरात का हामिल होता। मैं अपनी गन से गोलियां बरसाने का इरादा कर ही रहा था कि स्टेशन वैगन की तरफ से फायरिंग का आगाज हो गया। डॉक्टर जैसे इस माहौल से बेगाना हो गया था। वो नताइज की परवाह किए बगैर जीप को आगे बढ़ाता चला गया। स्टेशन वैगन वालों की कोशिश थी कि वो अपनी गाड़ी को जीप से टकरा दें। उसके साथ ही वो जीप की जानिब गोलियां भी उछाल रहे थे ताकि हमें किसी जवाबी कार्रवाई का मौका ना मिल सके। लेकिन मैं तो दुश्मनों की हरकत में आने से पहले ही तैयार बैठा था। जब दोनों गाड़ियों के बीच इतना फासला रह गया कि किसी भी लम्हे वो एक अजीम शान तसादुम को जन्म दे सकती थी, तो डॉक्टर ने बड़ी सफाई से स्टीयरिंग को एक झिरक दी और जीप को एक मखसूस जाविये से आगे बढ़ाता चला गया। इस्लामाबादी झिरक ने जीप को लरजा कर रख दिया। तब इसी दौरान में मुझे भरपूर फायरिंग का मौका मिल गया। जैसे स्टेशन वैगन हमारी जीप के करीब पहुंची, मैंने उसके अगबी टायरों पर एक तवील ब्रेस्ट मारा। बैक गियर में गाड़ी को कंट्रोल में रखना निस्बतन मुश्किल होता है। फिर हमारी जीप भी लहराती हुई आगे बढ़ी थी, लिहाजा मेरी फायरिंग से स्टेशन वैगन के टायर महफूज रहे। अलबत्ता वो जीप की साइड लगने से थोड़ा डगमगा चुकी थी। चुनाचे मेरी गन से निकलने वाली गोलियों ने स्टेशन वैगन की बॉडी का मिजाज पूछ लिया। फिर हमारे दरमियान दो तरफा फायरिंग होने लगी। मैंने डॉक्टर मूंग से कहा, हमें जीप से बाहर निकलकर इन पर फायरिंग करना चाहिए ताकि इनकी फायरिंग का जाविया तब्दील हो सके। अभी तक तो हमारी जीप महफूज और सफर करने के काबिल है। अगर कोई अंधी गोली इसके फ्यूल टैंक में घुस गई तो हम खुद को नारे जहन्नुम के हिसार में पाएंगे। जीप के अगबी हिस्से में खतरनाक ईंधन से भरे हुए 2 कैन भी रखे हैं और सबसे बड़ी बात यह कि हमारी एक साथी इस जीप के फुट मैट पर बेहोश पड़ी है। मेरी तजवीज डॉक्टर की समझ में आ गई। हम अपनी साइड का दरवाजा खोलकर जीप से बाहर कूद गए। डॉक्टर जीप के इग्निशन में चाबी निकालना भूला नहीं था। हम दोनों 7mm से लैस मुख्तलिफ समतों में तारीकी का सहारा लेते हुए तेजी से दौड़ते चले गए। इस दौड़ के दौरान में हम फायरिंग की तरफ से गाफिल नहीं हुए थे। नतीजा हमारी तवक्को के ऐन मुताबिक बरामद हुआ। अब स्टेशन वैगन वाले दुश्मनों की फायरिंग का रुख बदल गया था। वो इस वक्त 2 रुखी फायरिंग कर रहे थे क्योंकि मैं और डॉक्टर 2 मुख्तलिफ समतों में निकले थे। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर मूंग की तरफ से फायरिंग का सिलसिला थम गया। मैंने भी अपनी गन को जहमत से बचा लिया। अलबत्ता स्टेशन वैगन वाले थोड़े वक्फे से सिलसिला जारी रखे हुए थे।
वह हमारी खामोशी से ये तासर ले सकते थे कि हम वहां से फरार की कोशिश में हैं। अगर वो वाकई ऐसा सोच रहे थे तो जिंदगी की एक बहुत बड़ी खमाकत कर रहे थे। जीप से निकलते वक्त हमारे दरमियान आइंदा का लाए अमल तय नहीं हुआ था। तब ये बात यकीनी थी कि हमें अपनी गाड़ी से ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए। जीप के अंदर लियान बेसुध पड़ी थी। अगर हमारे दुश्मन जीप के अंदर झांकने के लिए उस तरफ निकल आते तो एक नई मुसीबत खड़ी हो सकती थी। मैं नहीं जानता था डॉक्टर ने इस सिचुएशन से निपटने के लिए अपने जहन में क्या सोच रखा है। मैंने अलबत्ता एक मिनी शेड्यूल बना लिया था। एक फौरी फैसला था, मुझे जीप से ज्यादा फासले पर नहीं जाना था और दुश्मनों तक रसाई भी हासिल करना थी। मैंने जीप को फायरिंग रेंज में रख लिया ताकि अगर कोई दुश्मन उस तरफ जाने की कोशिश करे तो मैं उसे गोलियों से भून सकूं। उसके साथ ही मैंने नीम दायरे में स्टेशन वैगन की समत कदम उठाना शुरू कर दिए। दोनों गाड़ियां एक दूसरे से ज्यादा फासले पर नहीं थी और वो ऐसे बेहुदा अंदाज में खड़ी थी कि ना आती हुई नजर आती थी और ना जाती हुई दिखाई देती थी। ठंडी ठार तारीकी में उनके हेवले बड़े हुय्यतनाक मंजर पेश कर रहे थे। यूं महसूस होता था जैसे दो भूत आमने सामने खड़े हों। स्टेशन वैगन की हेडलाइट्स पर फायरिंग करके मैंने उसकी आंखें छीन ली थी और डॉक्टर ने जीप के इग्निशन से चाबी निकालते वक्त इंजन को बंद कर दिया था। मैं मोहतात कदमों से स्टेशन वैगन की तरफ बढ़ ही रहा था कि मुखालिफ समत में मुझे शदीद फायरिंग की आवाज सुनाई दी। ये वही समत थी जिधर डॉक्टर मूंग गया था। मैंने डॉक्टर के महाज को नजरअंदाज करके अपने महाज पर तवज्जो मरकूज कर दी। डॉक्टर अपने मामला से निमटना जानता था। अचानक मेरे नजदीक एक गोली चली और मुझे अपने बाजू में चिंगारियां सी बढ़ती महसूस हुई। कोई मुझ पर निगाह रखे हुए था और उसने मेरी जिंदगी का चिराग गुल करने की कोशिश की थी। वो तो मेरी खुशकिस्मती थी कि फूंकों से इस चिराग को बुझाया नहीं जा सकता था, जबकि हवा का फानूस मेरी हिफाजत कर रहा था। ये वही बात थी जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। मैंने एक लम्हे की ताकीर किए बगैर उस समत अंधेरे में फायरिंग की जिधर से आने वाली गोली ने मेरे कद्दे में जैसे आग सी लगा दी थी। इस फायरिंग के नतीजे में एक तवील अज़ियतनाक इंसानी चीख बुलंद हुई। वो जो कोई भी था या तो शदीद जख्मी हो गया या फिर जिंदगी से हाथ धो बैठा था। मैंने एक लंबी रोलिंग की और अपनी जगह से खासे फासले पर चला गया। खुली जगह पर गन फाइट के दौरान में अपनी पोजीशन को बदलते रहना चाहिए वरना शदीद नुकसान पहुंच सकता है। मैं जैसी रूलिंग मुकम्मल करके अपने कदमों पर आया, एक और दुश्मन से सामना हो गया। वो अपनी गन को मेरी समत सीधा कर ही रहा था कि मैंने उछलकर डबल फ्लाइंग किक उसके सीने पर दे मारी। वो अगली समत में उछला और गन उसके हाथ से छूटकर कहीं गुम हो गई। गुम इसलिए कि वहां अच्छी खासी तारीकी थी। मैं ये जानने से कासिर था कि वो गन कहाँ गिरी होगी। मुझे कि खाने वाला बहुत फुर्तीला साबित हुआ। वो जमीन पर पुश्त लगाते ही किसी स्प्रिंग की मानद उछल कर खड़ा हो गया। मुझे ये समझने में देर ना लगी कि वो मार्शल आर्ट से वाकिफ था। मैं इस अंधेरे में फाइट को तूल देकर अपना और उसका वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। मुझे साहिल के पास पहुंचने की जल्दी थी और इस बदबख्त को मौत आवाजें दे रही थी। मौत की आवाज पर लब्बई कहना उस पर लाजम था। मुझ पर जो कुछ लाजम था मैंने सिर्फ उसी पर ध्यान दिया। वो जैसे ही खड़ा हुआ मैंने उसके सीने पर फायरिंग कर दी। वो दोनों हाथों से अपना सीना दबाते हुए किसी कटे हुए शैतीर की मानद जमीन पोस हो गया। उसी लम्हे मैंने थोड़े फासले पर दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनी। अंधेरे के बायस मैं इतनी दूर तक देख नहीं सकता था। तब मुझे अंदाजा हो गया कोई वहां से फरार होने की कोशिश में था। मैंने जिन दो अफराद को अभी अभी जहन्नुम वासिल किया वो भी यकीनन उन्हीं का कोई साथी होगा। मैंने अंदाजे से उस समत फायरिंग कर दी जिधर दौड़ते हुए कदमों की आवाज उभरी थी। जवाब में कोई इंसानी चीख फजा में बुलंद ना हुई। इसका एक ही मतलब था, या तो वो फायरिंग रेंज से निकलकर भागने में कामयाब हो गया था या फिर वो मेरे निशाने पर नहीं आया था। मैं मोहतात कदमों से आगे बढ़ने लगा। रात की तारीकी के बायस वो स्टेशन वैगन किसी हेवले के मानद नजर आ रही थी। मैं इस वक्त वैगन की अगली समत में था। वैगन मुझसे ज्यादा फासले पर नहीं थी, ताम उसका इंजन स्टार्ट था जिसकी मखसूस गूं गूं एक तवातर के साथ सुनाई दे रही थी। मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता था कि स्टेशन वैगन में भरकर कितने दुश्मन हमारे ताकुब में लपके थे। दो को मैंने मार गिराया, तीसरा मुमकिना तौर पर फरार होने में कामयाब हो गया था। चौथे की करबनाक चीख मैंने उस समत से उभरती सुनी थी जिधर डॉक्टर मूंग ने मोर्चा संभाल रखा था। इसके अलावा अगर उनका कोई और साथी भी था तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। जानने के लिए स्टेशन वैगन के नजदीक जाना जरूरी था और मेरे मोहतात कदम उसी समत उठ रहे थे। मौसम की शिद्दत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था और इस सख्त तरीन मौसम की ठंडक ने जल्दी मेरे बाजू के जख्म को भी जमा कर रख दिया। थोड़ी देर पहले मैं जो उसमें शरारे भरे महसूस कर रहा था, अब उस जलन और तकलीफ में खासी कमी आ गई थी। मैं जख्मी बाजू की परवाह किए बगैर स्टेशन वैगन के इंतहाई करीब पहुंच गया। मैंने अपनी सांस रोक ली और बेआवाज कदमों से आगे बढ़ने लगा, मगर वैगन के अंदर आसपास मुझे सन्नाटे का राज दिखाई दिया। वहां किसी भी मुतनफ़्फ़िस के आसार नजर नहीं आ रहे थे। वैगन की खिड़कियों पर चौके पर्दे गिरे हुए थे, इसलिए मैं उसके अंदर देखने से कासिर था। अगर मैं वैगन के सामने वाले हिस्से की तरफ निकल जाता तो मुमकिन था विंड स्क्रीन के पार वैगन के अंदर कुछ दिखाई दे जाता। मैं इस वक्त अकबी समत में था। मैंने स्टेशन वैगन के यख बस्ता पैरों को छू कर देखा और उस पर दस्तक देते हुए आगे निकल गया।
अगर वहाँ आसपास वैगन के अंदर कोई मौजूद होता तो वो मेरी इस दस्तक पर चौंक जाता और चौंकने के बाद कोई ना कोई रद्द अमल भी जरूर पेश करता, मगर कुछ भी ना हुआ। यूं महसूस होता था जैसे वैगन के गिरदोनवा को कोई सांप सूंघ गया हो। मैं इस वक्त वैगन के ड्राइविंग साइड वाले पैरों में था। 2 सेकंड बाद मैं ड्राइविंग कैबिन के करीब पहुंच गया। थोड़ा सा झुककर मैंने वैगन के अंदर झांका। ड्राइवर वाली खिड़की पर चौंके पर्दा मौजूद नहीं था, इसलिए मुझे अंदर का माहौल नजर आ गया। वैगन के अंदर रीडिंग लाइट ऑन थी, मगर किसी जीरू के आसार नजर नहीं आते थे। इस वैगन में हमारा ताकुब करने वाले तमाम अफराद कहीं इधर उधर हो गए थे। उसी लम्हे मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे करीब मौजूद हो। यह बड़ा सनसनीखेज एहसास था। मैं देख चुका था थोड़ी देर पहले वहां कोई भी नहीं था, लेकिन मैं अपने एहसास को झुठला नहीं सकता था। चुनाचे फौरी एक्शन का फैसला करते ही मैं अमल के मैदान में उतर आया। उस वक्त मैं रुकू के बल झुककर वैगन के अंदर झांक रहा था। मेरे दोनों हाथ गाड़ी की बाड़ी पर टिके हुए थे, जिनमें 7mm भी मौजूद थी। जैसे ही मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, मैंने सेकंड का 1000वां हिस्सा जाया करना भी मुनासिब ना समझा। वहीं झुके झुके मैंने गाड़ी की बाड़ी से हैंड पुश लिया और अकब में फलाई करते हुए एक तेज रफ्तार रेयर किक चला दी। इस किक के जवाब में एक इंसानी चीख बुलंद हुई और कोई वजनी शय दब से जमीन पर गिरी। जमीन पर कदम पड़ते ही मैंने बैक समरसॉल्ट लगाया और मुतासरा जमीन से काफी फासले पर पहुंच गया। उसी वक्त मेरी निगाह एक शख्स पर पड़ी। वो जमीन से उठने की कोशिश में था। उसके नजदीक एक वजनी पत्थर भी नजर आ रहा था। थोड़ी देर पहले मैंने दब की जो आवाज सुनी, वो यकीनन उसी पत्थर के जमीन पर गिरने से पैदा हुई थी। ये बात समझ में आ गई कि वो शख्स अकब से पत्थर फेंक कर मेरा काम तमाम करना चाहता था। मज़कूरा शख्स उठकर खड़ा हुआ तो उसका एक हाथ ऊँटों की मिजाज पुरसी में मसरूफ था। मेरी रेयर फ्लाइंग किक ने उसकी नाक और ऊँटों को शदीद नुकसान पहुंचाया था। रेयर किक बैक किक बहुत ही खतरनाक तस्वुर की जाती है और ग्राउंड रेयर किक की निस्बतन फ्लाइंग रेयर किक नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाती है। वो शख्स नियत्ता हासिल शुदा तमाम तर नुकसान के साथ मेरे सामने खड़ा था। अंधेरे के बायस हम एक दूसरे के खदोखाल की तफसील तो नहीं जान सकते थे, ताहम एक दूसरे को जरूर देख सकते थे। मुझे उम्मीद थी वो संभलते ही मुझ पर हमला आवर होगा, लेकिन पता नहीं उसके जी में क्या आई कि उसने एक जानिब दौड़ लगा दी। शायद उसकी गालिब वजह यह थी कि वो निहत्ता था और मेरे हाथ में उसने एक खतरनाक गन की झलक देख ली थी। वो मुमकिना मौत से बचने के लिए जिंदगी की तरफ लपका था। जिंदगी जो एक बेवफा शय का नाम है। उसकी भगोड़ों वाली हरकत पर मैं एक लम्हे के लिए हैरान हुआ, फिर उसके ताकुब में लपक गया। इत्तफाक से वो उस तरफ जा रहा था जिधर हमारी जीप खड़ी थी। ये अच्छा ही हुआ उस तरफ मैं उसका पीछा करते हुए जीप के करीब पहुंच जाता। जीप के अंदर लियान बेहोश पड़ी थी, पता नहीं वो अब किस हाल में थी। मैं पूरी तेज रफ्तारी से भागा और जीप से महज 5 फुट की दूरी पर उसे जा लिया। जब कोई राय फरार ना रही तो उसने मौत का मुकाबला करने की ठानी और मेरे मुकाबिल जमकर खड़ा हो गया। मैंने खतरनाक 7mm को जीप के करीब जमीन पर डाला और उस शख्स की जानिब बढ़ा। उसने नर्वस अंदाज में मुझ पर हमला किया। उसके हमले में देसी पन था, यानी वो लड़ाई भिड़ाई का शायक तो नजर आता था, मगर मार्शल आर्ट्स की टेक्निक से नाबल था। उसने दोनों बाजू वाह करके मुझे अपनी गिरफ्त में दबोचने की कोशिश की। उसका अंदाज जिन जफा डालने वाला था। अगर मेरी जगह कोई और होता तो उसकी दबोच में आ जाता। मैं अपने कदमों की हरकत से थोड़ा पीछे हटा और एक स्टेप लेकर उसके आगे बढ़े हुए हाथों पर फ्रंट किक दे मारी। मेरे फुटवर्क ने मुझे महफूज रखा, लेकिन वो किक खाने के बाद दोबारा अंदर को आया। मैं उसके अंदाज से समझ गया वो जूडो और रिकार्डो वगैरह की तकनीक से भी थोड़ी बहुत वाकफियत रखता था। अंदर आते ही उसने मेरी टांग पर टांग मारना चाहिए। मैंने बैक फुट पर जाते हुए अपनी टांग को बचाया और वहीं बैठकर फ्रंट स्वीप चला दी। मेरी पिंडली के सामने वाली हड्डी उसकी पिंडली के गोश्त पर लगी। वो कदमों से उखड़ा और पुश्त के बल जमीन पर जा गिरा। उसके साथ ही उसके हल्क से तकलीफ दे ओंख खारिज हुई। वहां की जमीन पथरीली थी, जिसने उसकी तशरीफ का वलवला अंगेज खैर मकदम किया। मैं एक स्टेप लेकर उसके नजदीक पहुंच गया और उसके उठने का इंतजार करने लगा। जमीन पर गिरे हुए मद्दे मुकाबिल पर हमला करना सच्चे मार्शल आर्टिस्ट की तौहीन है। वो कमर पर हाथ रखकर खड़ा हो गया और उस टांग को बुरी तरह झटकने लगा, जिसकी पिंडली पर मैंने खतरनाक फ्रंट स्वीप मारी थी। पिंडली की हड्डी की जरब बहुत ही खतरनाक होती है। ये किसी तेजदार तलवार की मानिंद काम करती है और इसके बराबर नुकसान भी पहुंचाती है। इस तरह छिन पर लगने वाली चोट भी दिन में तारे दिखा देती है। मदरूब काफी दिनों तक लंगड़ा कर चलने पर मजबूर हो जाता है। इसलिए मार्शल आर्ट्स की फाइट के दौरान में दोनों फाइटर्स छिन गार्ड का इस्तेमाल जरूर करते हैं। मेरा मद्दे मुकाबिल जैसे ही उठकर खड़ा हुआ, मैंने उछलकर फ्रंट फ्लाइंग किक चला दी। वो खुद को बचाने के लिए तेजी से पीछे को गया। वो मेरी किक से तो महफूज रहा, ताहम अंधाधुंध पीछे हटने के बायस उसका पांव एक आड़े टेढ़े पत्थर पर पड़ गया। वो बुरी तरह लड़खड़ाया और एक मरतबा फिर पीठ के बल जमीन पर जा गिरा। इस मरतबा पहले की निस्बतन उसे ज्यादा चोट लगी, ताहम वो पहले की निस्बतन जल्द उठकर खड़ा हो गया। इसी दौरान में मैं उसके सर पर पहुंच गया, फिर मैंने उसे संभलने का मौका ना दिया। मैंने हाथ पांव की मुसलसल ठोकरों से उसे धो कर रख दिया। वो मुझसे बुरी तरह पिट रहा था, लेकिन इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था।
एक दो मरतबा उसने वहां से भाग निकलने की कोशिश भी की, लेकिन मैंने उसके फरार की हर राह मसदूद कर दी। उसकी मौत मेरे हाथों लिखी हुई थी, लिहाजा वो कहीं नहीं जा सकता था। मैं दिल से इस बात का ख्वाह नहीं था कि उसकी जान लूं, मगर तकदीर के लिखे को कौन टाल सकता है। मैंने तो महज उसे नाकारा बनाकर छोड़ने का इरादा कर रखा था, लेकिन वो एक मरतबा फिर मेरी डाल पर ऐसा आया कि उसकी जिंदगी की कहानी को दी एंड का टाइटल मिल गया। वो मुझे उठाकर फेंकने की कोशिश में जोडू की एक मकबूल आम टेक्निक थ्रू का इस्तेमाल करना चाहता था। मैंने उसका दाव उसी पर लौटा दिया और रिवर्स थ्रू मारकर उसे दूर फेंक दिया। इन संगीन लम्हात में मौत उसके आसपास ही घूम रही थी। वो जिस जगह जा गिरा वहां छोटे बड़े कई पत्थर मौजूद थे। उस बदबख्त का सर एक बड़े पत्थर से जा टकराया। खोपड़ी और पत्थर के तसादुम से एक मखसूस आवाज पैदा हुई। मैंने पलक झपकने में जान लिया उसका नारियल बुरी तरह चिटक गया था। मैं लपक कर उसके नजदीक पहुंचा तो मुझे उसका वजूद खतरनाक अंदाज में झटके लेता नजर आया। वो इस वक्त जान कुनी के आलम में था। अंधेरे के बायस मैं उसकी खोपड़ी पर टूटने वाली क़यामत और उसके नतीजे में पहुंचने वाले नुकसान का अंदाजा तो नहीं लगा सकता था। ताहम उसकी हालत देखकर मुझे यकीन हो गया वो पल दो पल का मेहमान था। वो आखिरी मरतबा इस दुनिया को देख रहा था। उसकी बदकिस्मती के दुनिया के आखिरी नज़ारे की सूरत में तारीकी के सिवा कुछ भी उसके हिस्से में नहीं आया था। अपने अपने नसीब की बात है। इंसान किसी ताकतवर जिन का मुकाबला कर सकता है, मगर नसीब से नहीं लड़ सकता, क्योंकि ये बराह रास्त नसीब बनाने वाले से लड़ाई होगी। नसीब बनाने वाला सबसे ज्यादा ताकतवर है। आज तक कोई उससे जीत सका है और ना ही कभी जीत सकेगा। मैं वापस जीप की तरफ पलटा तो सामने से डॉक्टर मूंग आता नजर आया। मैंने उसके गेटअप की वजह से उसे पहचान लिया, वरना तारीकी में उसका सरापा नजर नहीं आ रहा था। मैंने अब तक जो मारामारी की थी वो दरहकीकत दो हेवलों का तसादम ही थी, जिनमें हर दफा एक हेवला मैं रहा था। हमने नहायत ही मुख्तसर अल्फाज में एक दूसरे को अपनी अपनी कारकर्दगी के बारे में बता दिया, जिससे ये नतीजा अखज़ हुआ कि हमारे ताकुब में यहाँ पहुंचने वाले दुश्मनों का सफाया हो गया था। डॉक्टर ने फिक्र में डूबे हुए लहजे में कहा, अब हमें फौरन यहाँ से रवाना हो जाना चाहिए। शोर, मैंने हतमी लहजे में कहा और उसके साथ कदम बढ़ा दिए। हम दोनों चंद सेकंड के वक्फे से जीप के अंदर आ बैठे। डॉक्टर मूंग ने साबिक ड्राइविंग सीट संभाल ली। मैं पैसेंजर सीट पर विराजमान हो गया। डॉक्टर ने जीप स्टार्ट करने की कोशिश करते हुए कहा, इसका क्या हाल है? उसका इशारा ली यान की तरफ था। मैंने मुड़कर जीप के अकबी हिस्से में निगाह दौड़ाई। ली यान बदस्तूर फुट बेड पर पड़ी थी, तब उसके वजूद में मुझे हरकत नजर आई। वो बेहोशी के आलम से वापस आ रही थी। ये होश में आ रही है, मैंने सरसराती आवाज में कहा। तुम अकबी नशिस्त पर चले जाओ और इसकी मदद करो, डॉक्टर ने बड़ी रसान से कहा। मैं डॉक्टर की हिदायत पर जीप के अकबी हिस्से में पहुंच गया। डॉक्टर ने मुझे ली यान की मदद करने को कहा था। मैं उसके इशारे को बड़ी वजह से समझ गया। वो चाहता था मैं जल्द अज जल्द ली यान को होश में ले आऊं। वो संगीन कैफियत से निकल आई थी। मेरी मज़कूरा कोशिश आसानी से बार-आवर हो सकती थी। इसी दौरान में डॉक्टर मूंग ने 4-5 बार की कोशिश के बाद बिलाखिर किसी न किसी तरह जीप को स्टार्ट कर ही लिया। सख्त तरीन सर्द मौसम के बायस जीप के हैवी इंजन को ठंड लग गई थी, इसलिए वो ताउन करने से गुरेज़ा था। और उसका एक सबब यह भी था कि डॉक्टर ने जाते वक्त उसका इंजन स्विच ऑफ कर दिया था। अगर इस जीप के बजाय कोई छोटी मोटी गाड़ी होती तो इस कंडीशन में उसके स्टार्ट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। जीप एक झटके से आगे बढ़ी तो मैं ली यान के साथ मसरूफ हो गया। मैंने बड़ी एहतियात से उसके गठरी वजूद को अपनी बाहों में समेटा और उठाकर सीट पर रख दिया। उसके जिस्म में बेरब जुम्बश पैदा हुई और उसने कोशिश करके अपनी टांगे सीधी कर ली। इस कोशिश में मैंने उसका भरपूर साथ दिया था। मैंने उसकी वाइटल पोजीशन को एक मरतबा फिर चेक किया। तसल्ली हो जाने के बाद मैंने उसे बेदार करने की कोशिश शुरू कर दी। जीप के ठंडे ठार फुट मैट पर खुले पड़े रहने से उसके वजूद में अच्छी खासी ठंड उतर आई थी और ये उसके लिए मुफीद भी साबित हुआ। इस ठंड के बायस वो होश में आने के काबिल हुई थी। मैंने उसकी फैली हुई जीन्स बलबूस टांगों पर एक गर्म कपड़ा डाल दिया और उसके बालों में अपने दोनों हाथों की उंगलियों से हल्का हल्का सा मसाज करने लगा। पहले उसने अपनी बेखबरी में मेरी रान को तकिया बनाया था, अब मैंने दानिस्ता उसे ये मौका फराहम किया। मैं उंगलियों के मसाज के साथ साथ घुटने के मुतवादन झटके से उसे झूला भी झूला रहा था। ये एक तरह की लोरी थी। लोरी उमूमन जागते हुए इंसान को नींद की वादी में पहुंचा देती है। सर का मसाज भी खासा नींद आवर होता है, लेकिन अगर यही दोनों अमल किसी सोते हुए या बेहोश इंसान पर आजमाए जाएं तो नताइज इसके बरक्स मरामद होते हैं। सोता हुआ आदमी बेदार हो जाता है। ली यान पर भी मेरी ये कोशिश खासी बार-आवर साबित हो रही थी। धीरे धीरे वो जीप के माहौल में वापस आ रही थी। मैंने इससे आगे बढ़कर एक और तकनीक भी आजमाई। मैंने वक्फे वक्फे से उसकी नाक को 2 उंगलियों की चुटकी में पकड़कर दबाना शुरू कर दिया। इस तरह उसकी सांस का सिलसिला लम्हाती तौर पर रुका तो वो अपने वजूद में एक बेचैनी सी फैलती हुई महसूस करने लगी। बिलाकर उस बेचैनी और सांस के तातुल ने उसे आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। लिया ने आंखें खोलकर हैरत से अपने माहौल को जांचने की कोशिश की। शनासा चेहरों पर नजर गई तो उसे ये इत्मीनान हुआ होगा कि अपनों में है। आइंदा 5 मिनट में वो सीट पर बैठ चुकी थी। उसे ये जानने की बड़ी तशवीश थी कि पिछले 20 मिनट में उसके साथ क्या हुआ था।
मैंने उसे बताया कि वो 20-25 मिनट से नहीं बल्कि इससे दुगने वक्त तक अपने आप से बेगाना रही है। फिर नहायत ही मुख्तसर अल्फाज में उसे उसके साथ पेश आने वाले वाक़े के बारे में बता दिया। खाना तो हम तीनों ने एक साथ खाया था, उलझे हुए लहजे में बोली। फिर आप दोनों पर कोई असर क्यों नहीं हुआ था, मैंने कहा, लेकिन हमने कोशिश करके उस असर को जायल कर दिया, मगर तुम उस नशावर खाने की वजह से गहरी बेहोशी में चली गई थी। बहरहाल अब सब कुछ ठीक है, फिक्र की कोई बात नहीं, तुम अपने आप को संभालने की कोशिश करो। फिर हमारे दरमियान रास्ते में पेश आने वाले वाक़े के बारे में बात होने लगी। डॉक्टर मूंग ने कहा, अब तो ये बात पाए सबूत को पहुंच गई है कि रात के खाने में किसी साजिश के तहत कुछ मिलाया गया था और ये हरकत चंद्र के सिवा किसी और की नहीं हो सकती थी। जिस किसी की भी हरकत थी अब उसका जिक्र करने का कोई फायदा नहीं, मैंने कहा। साथ ही अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंच गया। डॉक्टर ने कहा, हमें शिकार करने का मंसूबा खासी वसी पैमाने पर बनाया गया है। पहले 4 फाइटर्स को भेजा गया। नाकामी के बाद गन बरदार उस बंगले पर चढ़ दौड़े और अब ये बीच राह में एक और हमलावर टीम ने हमें घेरने की कोशिश की थी। इससे तो यही जाहिर होता है ऐसे हमलों को खत्म नहीं समझना चाहिए। मैंने कहा, आगे चलकर भी ऐसा कोई नाखुशगवार वाकया भी पेश आ सकता है। वैदान, तुम ख्वाह डराने वाली बातें कर रही हो। ली जानने का अब वो अपने हवास में मुकम्मल तौर पर आ चुकी थी। मैंने कहा, मैंने एक हकीकत और मुतवक्के हालात की तरफ इशारा किया है, क्या तुम्हें इससे डर लग रहा है? मेरे दिल में कोई अंदेशा है और ना ही जहन में कोई खौफ, वो मजबूत लहजे में बोली। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, जो बीत गया सो बीत गया। हमें अच्छी और खुश आइंदा बातें करके बाकी का रास्ता काटना चाहिए। मुझे शरारत सूझी और मैंने तीखे लहजे में कहा, तुम क्यों इतनी फिक्रमंद नजर आती हो? अगर आगे चलकर फिर किसी दुश्मन ने हमें घेरने की कोशिश की तो तुम बेहोश हो जाना। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। वो मुझे घूर कर देखने लगी। डॉक्टर मूंग ने मेरी शरारत में दम बांधते हुए कहा, इसमें दोनों का भी भला है। क्या मतलब? किन दोनों का? ये सवाल मैंने डॉक्टर मूंग से किया था। मैं तुम दोनों मियाँ बीवी का जिक्र कर रहा हूँ। उसने लफ्ज मियाँ बीवी पर अच्छा खासा जोर दिया था। मैं पूछे बिना ना रह सका, इसमें हम दोनों का कैसे भला है? उसने कहा, भाई सीधी सी बात है, बीवी बेहोश होकर खूनरेज वाकयात देखने से महफूज हो जाएगी और शोर को उसे होश में लाने का नादर मौका हाथ आ जाएगा। डॉक्टर की इस लतीफ छेड़छाड़ पर हम दोनों हंस पड़े। बाकी का सफर भी बखुशी और खैर आफियत से गुजर गया और हम लगभग रात 11:30 बजे हाईवे वाली बस्ती में पहुंच गए। 50 घरों पर मुश्तमिल वो छोटी सी बस्ती इस ठंडे ठार मौसम में सोई हुई नजर आ रही थी। डॉक्टर जीप को बस्ती के अंदर से गुजार कर सीधा शाका के घर की तरफ ले गया। शाका का घर बस्ती के आखिरी किनारे पर वाक़ था। जीप को शाका के दरवाजे के सामने खड़ा करके डॉक्टर ने मखसूस अंदाज में 3 मरतबा हारन बजाया और बताया, हमारे दरमियान ये पहले से तय है, हारन की आवाज सुनकर शाका घर का दरवाजा खोल देगा। मैं मुतजस्सिस निगाहों से उस दरवाजे को देखने लगा जिसके अकब से शाका नमूदार होने वाला था। जब 5 मिनट इस इंतजार में गुजर गए तो मुझे गहरी तशवीश हुई। मैंने कहा, हमें नीचे उतरकर खुद देखना चाहिए। डॉक्टर बोला, शाका को अब तक दरवाजा खोल देना चाहिए था, लेकिन वो जुमला अधूरा छोड़कर खामोश हो गया। मैंने उसके चेहरे पर गंभीरता को फैलते हुए वाज़ेह तौर पर महसूस किया। मैंने सनसनाते लहजे में कहा, डॉक्टर, घर के अंदर छाई हुई खामोशी मुझे गहरी तशवीश में मुब्तला कर रही है। चलो जीप से नीचे उतरो, देखते हैं वहाँ क्या सूरत हाल है। हम तीनों यके बाद दीगरे जीप से बाहर आ गए, फिर शाका के घर के दरवाजे की जानिब बढ़ गए। डॉक्टर ने आगे बढ़कर दरवाजे पर दस्तक दी। मैं धड़कते हुए दिल के साथ दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगा। वही एक लम्हा मेरे लिए एक सदी के बराबर था। जब 3 दस्तक पर भी दरवाजा नहीं खुला तो मैंने दरवाजे के पट पर दबाव डाल कर देखा। इस दबाव के नतीजे में दरवाजा खुद ब खुद खुलता चला गया। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। मैंने हर एहतियात को बालाए ताक रखा और लपक कर घर के अंदर दाखिल हो गया। मेरी पहली निगाह ने घर के अंदर जो मंदिर देखा वो रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। मेरे पीछे डॉक्टर मूंग और ली यान भी घर में दाखिल हो चुके थे। वो भी फटी फटी निगाहों से इस खून जुगाम मंदिर को देख रहे थे। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे इन लम्हात में वक्त थम गया हो।